बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी पहचान हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है और इसे लेकर देखिए कई तरह के बयान भी सामने आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा या फिर कहे जनाधार ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी अब उनका जलवा और कहें कि उन्हें लेकर जो है मांग कई तरह की उठने लगी है। क्या मांग हो रही है, जलवा किस तरीके से नेपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ महंत कहिए, पीठाधीश कहिए, महाराज कहिए या फिर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री, लेकिन इन सभी उपाधियों को स्वयं में धारण करना और कर्तव्यनिष्ठा की सभी पराकाष्ठाओं को लांघ जाना कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ख्याति सिर्फ यूपी और अपने देश तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी देश नेपाल में भी योगी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़े सियासी उलटफेर के तहत पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू में मजबूत वापसी हो रही है। रविवार को ज्ञानेंद्र जब पोखरा से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए उतरे तो उनके स्वागत में करीब 10,000 नेपाली नागरिक सड़कों पर मौजूद थे। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा भी नेपाल में खूब हो रही है। नेपाल में ज्ञानेंद्र की एंट्री को योगी से जोड़कर किस्से और कहानियां भी लिखे जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र की रैली में योगी के पोस्टर ने अब चर्चाओं को और ज्यादा बल दे दिया है। दरअसल नेपाल की सियासत में सक्रिय होने से पहले योगी और ज्ञानेंद्र की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। योगी सनातन के प्रति समर्पित हैं। नेपाल में 81% हिंदू आबादी है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी के बीच दशकों पुराना संबंध है। नेपाल राज परिवार के लोग गोरक्षपीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं और यही वजह है कि ज्ञानेंद्र के समर्थकों ने राजशाही से समर्थित सरकार चलाने को लेकर एक बार फिर रैलियों का रुख किया है और एक बड़ी आबादी के साथ ही आंकड़े भी ये साफ कहते हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन की तुलना में राजशाही के दौरान नेपाल में विकास के काम ज्यादा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीते दिन हमने आपको खबर बताई थी कि इंदौर के महू में किस तरीके से जुलूस निकालने के वक्त पथराव हुआ था, आगजनी भी हुई थी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। यही एक बड़ी वजह है कि 17 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने
और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल एफआईआर में पीड़ित फरियादी ने बताया कि उपद्रवियों ने इस प्लान को अंजाम देने की साजिश पहले से कर रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर भी इकट्ठा किए थे। महू के बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ देखे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस साजिश का जाल बुना गया। हिंसा और बवाल के बाद अब महू में हालात सामान्य हैं, लेकिन ऐसे में इस साजिश वाले एंगल को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो रहते तो भारत के अंदर हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय और भारत की जीत हजम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के बाद अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर मौजूद हैं और लगातार वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और हिंदुओं से जातियों में ना बंटने की अपील कर रहे हैं। हालांकि वह आह्वान एक तरफ हिंदुओं को एक साथ रहने के लिए, एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और अब प्रशांत किशोर ने भी बाबा बागेश्वर के दरबार पर सवाल उठा दिए हैं। बाबा बागेश्वर बिहार के दौरे पर हैं। वहां पर हनुमान कथा कह रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। सनातनियों की भीड़ इतनी कि बाबा को खुद मंच से लोगों को आने से मना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी बिहार की धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। इस देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को भी महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। बाबा बागेश्वर पर कटाक्ष का सिलसिला सिर्फ लालू यादव के इन सुपुत्र तक ही सीमित नहीं रहा। अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बड़ा हमला बोला। क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। देश जो है वो संविधान से चलता है। प्रशांत किशोर सिर्फ यही नहीं रुके, आगे वो कानून की भी दुहाई देने लगे और बाबा के कथा दरबार पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए।